जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप का किया औचक निरीक्षण। 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 29 करोड़ से ज्यादा 3 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर। पार्टी ने की व्यापक तैयारियां, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। कहा जनसभा में टूटेगा भीड़ का रिकॉर्ड। सीएस आनंद बर्धन ने सचिवालय में ली बैठक। विद्यार्थियों की ट्रैकिंग और मैपिंग के बारे में ली जानकारी। सिंगल प्लेटफॉर्म तैयार करने के दिए निर्देश। एसआईआर के मद्देनजर निर्वाचन आयोग अलर्ट। मतदाता सूची के लिए घर घर दस्तक देंगे बीएलओ। बुधवार के से दूसरे चरण का प्रशिक्षण हुआ शुरू। नैनीताल में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बढ़ते दबाव के चलते प्रशासन की अपील। सड़क किनारे वाहन खड़े करने पर होगा एक्शन। नियमित रूप से चलेगा चेकिंग अभियान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद की 117वीं कार्यकारी समिति की बैठक में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने 29.78 करोड़ की 3 विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिनमें 23.15 करोड़ की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना का लोकार्पण तथा 6.63 करोड़ की लागत से ईवी चार्जिंग स्टेशन और वर्षा जल संचयन कार्यों का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण कर 4 धाम यात्रा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने यात्रियों के पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच, ठहरने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं से यात्रा का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने ट्रांजिट कैंप में श्रद्धालुओं के लिए की गई पंजीकरण व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार न करना पड़े। उन्होंने स्वास्थ्य जांच केंद्रों का निरीक्षण कर यात्रियों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए उन्होंने ट्रांजिट कैंप में अतिरिक्त कूलर लगाने और पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि 4 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अल्मोड़ा में होने वाली जनसभा को ऐतिहासिक ये होने वाली है। हल्द्वानी पहुंचे प्रीतम सिंह ने कहा है कि इस जनसभा को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और भारी भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट जाने वाले हैं। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि राहुल गांधी 4 जून को अल्मोड़ा पहुंचेंगे, जहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे उत्साह और तैयारियों के साथ जुटे हुए हैं और जनसभा में अभूतपूर्व भीड़ उमड़ेगी। प्रीतम सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी पूर्व सैनिकों का सम्मान भी करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान को प्राथमिकता दी है। अल्मोड़ा में राहुल गांधी की रैली जो है ऐतिहासिक होने वाली है। कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनमें राहुल गांधी के आगमन को लेकर खासा उत्साह है, काफी जोश
कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है और हर कार्यकर्ता अपने स्तर पर तमाम जो तैयारियां हैं उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियों को करने में जुटा है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रीतम सिंह ने ये भी कहा है कि इस बार जो भीड़ है वो अपने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है। राहुल गांधी का ये जो जनसभा होने वाली है वो ऐतिहासिक होगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रहेगी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस के संगठन को मजबूती देने के नजरिए से भी काफी अहम इसे माना जा रहा है और लगातार सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बार उनके इस दौरे के जरिए उत्तराखंड में कांग्रेस के पैर को मजबूत करने की भूमिका में अपनी अहम जिम्मेदारी वो निभाने वाले हैं, ताकि आगामी चुनावों में कांग्रेस अपना परचम उत्तराखंड में लहरा सके। राहुल जी की अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। उस जनसभा में मैं समझता हूँ कि अब तक के जो रिकॉर्ड है वो सब ध्वस्त होंगे। इतनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग जो है और कांग्रेस के लोग जो है तो प्रतिभाग करने का काम है। नहीं देखिए, उसके बाद पौड़ी के अंदर जो पूर्व सैनिक है उनसे राहुल जी संवाद स्थापित करेंगे और मैं कह सकता हूं कि सैनिकों का जितना सम्मान कांग्रेस ने किया है किसी और ने नहीं किया है। तो वहीं देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बुधवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यार्थियों की ट्रैकिंग और मैपिंग आदि के संबंध में संबंधित विभागों के साथ बैठक ली है। मुख्य सचिव ने प्रदेश के विद्यार्थियों की जन्म से लेकर शैक्षणिक और स्वास्थ्य सहित संपूर्ण गतिविधियों की ट्रैकिंग और मैपिंग किए जाने हेतु शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को ट्रैकिंग और मैपिंग के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी बच्चों की आभा और अपार आईडी बनाए जाने के भी निर्देश उन्होंने दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि आभा आईडी और अपार आईडी के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य की ट्रैकिंग की जा रही है और इन दोनों प्लेटफॉर्म को और अधिक अपग्रेड करते हुए ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि बच्चे के जन्म से लेकर टीकाकरण, आंगनबाड़ी में प्रवेश, उसके बाद विद्यालय में प्रवेश सहित शैक्षिक उपलब्धियों को डेटा जो है वहां पर उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि जन्म के बाद टीकाकरण, आंगनबाड़ी और स्कूल में एडमिशन से लेकर स्कूल पास आउट तक का डेटा संकलित रहे। मुख्य सचिव ने सचिवालय में ये बैठक ली है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा यहां पर की गई। अपार आईडी को लेकर यहां पर बातचीत की गई है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके जन्म से लेकर उनके चाहे आंगनबाड़ी में प्रवेश की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो या उनके स्कूल में प्रवेश की बात क्यों ना हो, तमाम जो उनसे जुड़ी जो जानकारी है, कब वो स्कूल में उन्होंने स्कूल को ज्वाइन किया, कब स्कूल से पास आउट वो हुए, ये जो तमाम जो जानकारी है वो तमाम जानकारी इस अपार आईडी में, आभा आईडी में संकलित की जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है और इस तरीके का सिस्टम तैयार करने की बात कही जा रही है। उत्तराखंड में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने जानकारी देते हुए बताया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत 8 जून से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और इसके साथ ही मतदाताओं से फॉर्म भरवाकर उसे ऑनलाइन ऐप पर अपलोड भी किया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, जबकि बुधवार से दूसरे चरण का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। इस दौरान बीएलओ और संबंधित कर्मचारियों की शंकाओं का समाधान किया जाएगा ताकि पुनरीक्षण अभियान सुचारू रूप से संचालित हो सके। मतदाता सूची के लिए जो बीएलओज हैं वो घर घर जाकर दस्तक देंगे, जानकारी वो जुटाने वाले हैं। एसआईआर के मद्देनजर जो है निर्वाचन आयोग है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। तमाम जो अपनी टीमें हैं उन्हें अलर्ट मोड पर रख दिया गया है ताकि ये जो एसआईआर का कार्य है वो बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के अच्छे तरीके से संपन्न हो सके और एक सही आंकड़ा जुटाया जा सके।
निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी एसआईआर का शेड्यूल निर्गत किया गया है और उसी के अंतर्गत 8 जून से हमारे जो बीएलओ हैं वो घर घर जाकर गणना प्रपत्रों को मतदाताओं को उपलब्ध कराएंगे और उनसे भरवाते हुए उसको वापस बीएलओ ऐप पर डिजिटाइज किया जाना है। उसके उपरांत 14 जुलाई को हमारी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसका आलेख्य प्रकाशन किया जाना है। हम लोग सभी राजनीतिक दलों से भी लगातार हर सप्ताह इस बारे में बैठक कर रहे हैं और बीएलओज और उन जो सुपरवाइजर हैं, अन्य जो कार्मिक हैं, उनको प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूर्व में दिया गया था। आज सेकंड फेज की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है और इसको जो भी उनकी शंकाएं हैं, जो उनके सवाल हैं, उनको भी यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है। नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती पर्यटकों की संख्या के मद्देनजर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनपद में आने वाले सभी पर्यटकों, श्रद्धालुओं, प्रवासियों एवं अतिथियों से अपील करते हुए कहा है कि वे यातायात नियमों का अनुपालन करने के साथ ही स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि जनपद में बढ़ती पर्यटक गतिविधियों को देखते हुए सभी आगंतुकों का दायित्व है कि वे अपने वाहनों को सड़क किनारे नियोजित ढंग से खड़ा करें और निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे, ताकि स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन एवं पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर नियमित रूप से चेकिंग अभियान संचालित किए जा रहे हैं। पर्यटन सीजन में जो बाहर से प्रवासी अतिथि आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन लोगों से ये आग्रह है कि वो यातायात के नियमों का पालन करें, रोड साइड पे पार्किंग न लगाएं, जो पार्किंग में या बैरियर्स पे जो चेकिंग होती है उनका यथावश्यक सहयोग करें, स्थानीय मान्यताओं, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाजों को पूरी तवज्जो दें, यहाँ की जो ग्रीनरी है, यहाँ की वाटर बॉडी है उसका सम्मान करें, उसको प्रदूषित होने से बचाएं। इस देवभूमि में उनका स्वागत है और वो आए, यहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके सौंदर्य का आनंद लें और अच्छा संदेश लेकर जाएं। तो चलिए इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो रामनगर में सीतावनी मार्ग पर एक बाइक और जिप्सी वाहन की भिड़ंत में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर की सरकारी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। बता दें कि बाइक सवार तीनों युवक नशे की हालत में थे। तो वहीं रामनगर सरकारी अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर हिमानी ने बताया कि तीनों घायलों का उपचार करने के बाद दर्शन और मोहित की हालत गंभीर होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि भूपेंद्र का उपचार अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से जानकारी लेने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। तीन युवक जो बाइक सवार थे उनको एक जिप्सी ने टक्कर मारी है, तो तीनों बेहद रूप से घायल थे। वो उपचार के लिए रामदत्त जोशी चिकित्सालय में लाए गए हैं, जिनमें से 2 पेशेंट की हालत काफ़ी गंभीर थी। हमने प्राइमरी उपचार यहाँ पे दिया है, उसके बाद उन्हें आगे के लिए भेज दिया गया। एक पेशेंट उसमें से वाइटल्स उसके स्टेबल है। चंपावत के लोहा घाट के बाड़ी गांव क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 40 वर्षीय दंत चिकित्सक लोकेश जोशी की मौत हो गई है। रात में अंधेरा और सड़क किनारे रेलिंग न होने के कारण वे लगभग 14 फुट नीचे एक गधेरे में गिर गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। एम्बुलेंस व्यवस्था भी खराब रही, जिसने लोगों में नाराजगी देखने को मिली। क्षेत्रवासियों ने इस घटना के लिए नगर पालिका की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि लंबे समय से स्ट्रीट लाइट और रेलिंग की मांग के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
ये दुखद घटना हुई है यहाँ पर, और ये जो घटना यहाँ पर रैलिंग न होने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। इससे पहले भी इस मोहल्ले वालों ने यहाँ पर रैलिंग के लिए मांग रखी थी, नगर पालिका के को सूचित किया था कि यहाँ पर ये रैलिंग होनी चाहिए करके, और रैलिंग नहीं बन पाई। आज रैलिंग नहीं होने की वजह से एक बहुत ही बड़ा दुखद यहाँ पर ये हादसा हुआ है, और पूरा क्षेत्र हमारा जो ये मोहल्ला है पूरी शोकमल की लहर में डूबा हुआ है, और ये भविष्य में भी इस तरह की खतरे की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। पहले से ही यहाँ पर कई वाहन दुर्घटना होने से बचे हैं। यहाँ से सर थोड़ा एम्बुलेंस जैसे ले गए थे ना, उसमें स्ट्रेचर था ना, और हॉस्पिटल में ले गए तो प्लग नहीं थे, वहाँ पर व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी हॉस्पिटल की, और एम्बुलेंस किराए में ख़राब हो गई थी। उसके बाद में उसमें स्ट्रेचर था, उसको ले जाने के लिए पेशेंट के लिए चादर में ले गया, चादर में उसको ऐसे लपेट, आदमी तो वैसे ही होपलेस हो जाएगा उसमें चादर में गिरा हुआ। ज़्यादा लापरवाही इस प्रकार की थी। उत्तराखंड से खबर है, जहां पर हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर रुड़की के पास तड़के सुबह एक चलती वोल्वो बस में भीषण आग लग गई, जिससे बस देखते ही देखते आग का गोला बन गई। देहरादून से दिल्ली जयपुर जा रही इस बस में सवार 32 यात्रियों, जिनमें से 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे, को चालक और परिचालक की सूझबूझ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने की वजह इंजन में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। हालांकि बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। घटना के बाद पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। डोईवाला के आर्य नगर भानियावाला वार्ड नंबर 2 में एक मकान में अचानक आग लग गई और आग लगने से घर में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना के समय परिवार के सदस्य अपनी दुकान पर मौजूद थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार मकान मालिक अपने परिवार सहित दुकान पर थे, तभी उनके बंद मकान में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने धुआं देखा तो सूचना दी। मकान मालिक के घर पहुंचने से पहले घर का घरेलू सामान पूरी तरीके से जल चुका था। आग जलने की घटना हमारी घर में यहाँ पता नहीं लगा हमें कुछ, हम तो दुकान में थे। अब अपनी छोटी सी दुकान चलाते हैं, यहाँ पे एक ढाबा है, और किसी ने फ़ोन कर दिया यहाँ से कि तुम्हारे घर में आग लगी है। तो जब तक हम आए यहाँ मालूम पड़ा कि पूरा घर राख हो चुका है, और सारा धुआं ही धुआं, सारा घर भी जल गया। सारा फ्रिज, नया फ्रिज था, अभी घर भी नया ही था, अभी 6 महीने हुए बनाए हुए, और सारा अंदर कपड़े कुपड़े सारे खराब, राशन पानी सारे जल गए, और सारी शुगर हुई सिलेंडर पे नहीं लगा, सिलेंडर बच गया, नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा वो नुकसान होता। और सर जी को हमने फ़ोन किया था, वो उन्होंने अभी बोला था हम आएंगे देखेंगे, तो फिर अभी तक तो आए नहीं। भीमताल में पानी की एक एक बूंद के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। 1 सप्ताह से ज्यादा समय से जारी पेयजल संकट अब जन आक्रोश में बदल चुका है। परेशान महिलाओं ने विकास भवन का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। झीलों के शहर भीमताल में इन दिनों पेयजल संकट घिराता नजर आ रहा है। नगर के गोरखपुर विकास भवन, बाईपास रोड, ब्लॉक रोड, तो वहीं जून स्टेट क्षेत्र और बाजार सहित कई इलाकों में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। पंप खराब होने, पाइपलाइन लीकेज और जलापूर्ति व्यवस्था में लगातार आ रही बाधाओं के कारण हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चार दिन हो गए आज पानी नहीं आ रहा है, और टैंकर भी थोड़ी देर के लिए आता है, वो पानी भी लिमिटेड ही दे रहा है, और इतनी भीड़ हो जाती है टैंकर से पानी भी नहीं भर पा रहे हम लोग। और पहले कम से कम 2 शाम को भी पानी आता था, सुबह भी पानी आता था। अब तो सुबह एक टाइम भी ढंग से नहीं दिया जा रहा है पानी। कम से कम 2 टाइम तो दो, सुबह शाम दे दो, चाहे 2-2 घंटे दे दो। शाम को भी आना चाहिए, सुबह भी आना चाहिए। और पानी की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे हैं, सब कुछ है, कपड़ा धोना, स्कूल सभी कुछ होता है, नहीं हो पा रहा है इतने में। हम लोग तो कब से परेशान हो रहे पानी के लिए। ऐसा नहीं चलेगा, पानी चाहिए तो चाहिए। और सब जगह, आधे जगह पानी खोल दिया है कल, हमारे यहाँ क्यों नहीं खोला गया है गोरखपुर में? ये बहुत गलत बात है, ये बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। सामने रहती हूँ मार्केट में, मेन मार्केट में। मेरे पास 27 तारीख को पानी आया था, तब से अभी तक पानी की बूंद नहीं आई है। और किराएदार है वो परेशान कर रहे हैं कि हम पानी कहाँ से लाए करके। किसी के वहाँ से मोटर से भर भी रहे थे, वो लड़ाई कर रहे, भरने नहीं दे रहे हैं। कहाँ से लाए पानी, पीने का पानी? कभी किसी के वहाँ बोतल लेके जा रहे हैं, कभी किसी के वहाँ पानी बोतल लेके जा रहे हैं, कभी बच्चे जिम से भर के ला रहे हैं। 27 तारीख से आज 2 तारीख होगी, अभी तक पानी की बूंद नहीं आई है। 1 हफ्ता हो गया है, हम लोगों की यहाँ बहुत परेशानी हो रही है पानी की। हम तो चाहते हैं कि वहाँ पे नया बोर खुदे और नई मोटर लगे, क्योंकि एरिया इतना बड़ा है। पहले बहुत
कम लोग का घर थे, चल जाता था, लेकिन अभी तो चौगुनी घर बन चुके हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक बोर खुदे और दूसरी और यहाँ सप्लाई 2 जगह से हो, और टैंक भी बहुत जीर्ण अवस्था में है, कब फटेगा ये पता नहीं है। वो टैंक भी वहाँ नया बनाया जाए। बहुत बुरी हालत है भीमताल में, पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है। तो अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा एजेंट टीवी के साथ नमस्कार।